हेलो बच्चों, अनंत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी आप लोग अच्छे होंगे। बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर आपको जारी किए गए हैं उनमें रसायन विज्ञान का हम सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ा सा पेपर में चेंजमेंट है। अब की बार एमसीक्यूज क्वेश्चन 18 कर दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक 10 ही है और वन लाइनर भी कितने हैं? 10 ही है। तो सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। उस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि जलीय विलयन के लिए पूर्ण वियोजन के वांट ऑफ आई के अधिकतम मान वाला यौगिक है। जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वांट ऑफ कारक आई के अधिकतम मान वाला यौगिक है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे। वांट ऑफ क्या होता है बेटा? आई होता है। वांट ऑफ कारक क्या होता है? आई। आई के लिए हमने तीन चीजें जान रखी है कि यदि आई का मान यदि 1 है, आई बराबर कितना है? 1 है, तो ना तो विलय का संगुणन होगा और ना ही विलय का क्या होगा? वियोजन होगा। तो आई बराबर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि संगुणन और वियोजन दोनों ही क्या होंगे बेटा? नहीं होंगे। ना तो संगुणन होगा, ना ही क्या होगा? वियोजन होगा। यदि आई का मान हम जानते हैं 1 से ज्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई विलय का क्या होगा? वियोजन होगा। और वियोजन कैसा होगा? पूर्ण वियोजन होगा। और यदि आई लेस देन क्या है? 1 है, तो हम कह सकते हैं कि विलय का क्या होगा बेटा? संगुणन होगा। हम जानते हैं पूर्ण वियोजन के लिए ये बात पूछ रहा है कि विलय का पूर्ण वियोजन होगा, तो हम जानते हैं कि आई या वांट हाफ आई जो है, वांट हाफ आई जो है वो समानुपाती होता है आयनों की संख्या की। जिसके लिए आयन ज्यादा होंगे उसका वांट ऑफ आई क्या होगा? ज्यादा होगा। वांट ऑफ कारक आई क्या होगा? ज्यादा होगा। आयनों की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हमने कहा यहां से कि भाई पहला ऑप्शन दे रखा है केसीएल। केसीएल के लिए हमने देखा कि के प्लस और प्लस सीएल माइनस कितने आयन है बेटा? 2 आयन है। यदि NaCl पूर्ण वियोजित होगा, तो NaCl पूर्ण वियोजित होगा तो क्या बनाएगा बेटा? Na प्लस प्लस में Cl माइनस, कितने आयन बनाएगा बेटा? 2 आयन बनाएगा। यदि हम देखेंगे किसके लिए? K2SO4 के लिए देखेंगे। K2SO4 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर कितने? 2K प्लस प्लस में SO4 माइनस 2, कितने आयन बनाएगा बेटा? 3 आयन बनाएगा। यदि हम देखेंगे किसके लिए? MgSO4 के लिए, तो MgSO4 के लिए कितने आयन बेटा? वही Mg प्लस 2 प्लस में SO4 माइनस 2, कितने आयन हो गए बेटा? 2 आयन हो गए। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा आयन किसके लिए बेटा? K2SO4 के लिए। कितने आयन है बेटा? 3 आयन है। तो इसका मतलब यदि आयन ज्यादा है तो वांट ऑफ कारक आई का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और किसके लिए ज्यादा होगा? K2SO4 के लिए सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 20 ग्राम द्रव्यमान वाले विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश क्या होंगे? सॉल्यूशन से दिया है वही वापस। तो 20 ग्राम द्रव्यमान वाले विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश पूछ रहा है। मोल अंश पूछ रहा है एक्स। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल होता है। या एथेन 1,2 डाइयोल क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि C2H6O2। इसके क्या पूछ रहा है आपको? मोल अंश पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 20 ग्राम द्रव्यमान वाले विलयन में, तो हमने कहा कि भाई माना विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? माना कि विलयन का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है। माना विलयन का द्रव्यमान कितना मान लिया बेटा? 100 ग्राम मान लिया। तो विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, उसमें क्या कह रहा है? 20 ग्राम द्रव्यमान वाले। तो प्रति 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है भाई? प्रति 100 ग्राम में, प्रति 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल है। प्रति 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है बेटा? एथिलीन ग्लाइकोल है। एथिलीन ग्लाइकोल है। तो यहां पर विलय मतलब एथिलीन ग्लाइकोल तो कितना हो गया बेटा? 20 ग्राम हो गया। और विलय कितना हो गया? 180 ग्राम हो गया। 80 ग्राम हो गया। तो जल की मात्रा, यदि हम विलायक जल लेते हैं, जल की मात्रा कितनी होगी? 80 ग्राम। और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा कितनी होगी? 20 ग्राम। अब आपको कह रहे हैं कि मोल अंश ज्ञात करें। मोल अंश क्या होते हैं भाई?
मोल अंश की बात करें तो मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज एक ही बात होता है। मोल अंश क्या होते हैं? मोल अंश के बारे में कहते हैं कि घटक के मोल बटे कुल मोल। किसी विलयन में जो घटक उपस्थित है, माना किसी विलयन में दो घटक उपस्थित है, तो घटक के मोल बटे कुल मोल। तो एक घटक के लिए यदि हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? एक्स ए अपॉन एक्स ए बराबर क्या ज्ञात करेंगे? घटक के मोल मतलब ए के मोल बटे कुल मोल क्या होंगे? एन ए प्लस एन बी। यदि दूसरे घटक बी के लिए मोल अंश ज्ञात करेंगे तो क्या कहेंगे? एक्स बी बराबर क्या लिखेंगे? घटक के मोल बटे कुल मोल एन ए प्लस में एन बी। अब इस विलयन में कितने हैं? दो घटक है बेटा। एक तो कौन है? एक आपके पास है C2H6O2 और एक आपके पास हो गया H2O। इन दोनों के मोल भिन्न हमें ज्ञात कर सकते हैं। अब आपसे पूछे क्या है? आपसे पूछे एथिलीन ग्लाइकोल के मोलंस। यदि जल के मोलंस भी पूछे होते तो भी हम क्या कर सकते थे? ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि हम जानते क्या है कि एक के मोलंस ज्ञात कर लो, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि घटक ए प्लस में घटक बी का योग क्या होता है? एक होता है। किसी एक का भी यदि आप ज्ञात करते हैं तो एक्स ए का ज्ञात कर लिया तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। और यदि आपने एक्स बी बराबर निकालना है तो 1 माइनस एक्स ए। किसी एक घटक के क्या ज्ञात कर लो बेटा? मोल अंश ज्ञात कर लो। एक में से घटाओगे तो दूसरे घटक के मोल अंश आपके पास ज्ञात हो जाएंगे। अब आपको किसके मोल अंश पूछा है? एथिलीन ग्लाइकोल के पूछा है, तो हम यहां से कहेंगे सबसे पहले हम यहां पर क्या कहेंगे कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश CH6O2 बराबर क्या कहेंगे? मोल किसके भाई? मोल एथिलीन ग्लाइकोल के C2H6O2 अपॉन में किसके मोल भाई? कुल मोल। कुल मोल किसके? एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्लस में जल के मोल। तो हम यहां से क्या कहेंगे? NC2H6O2 प्लस में जल के मोल NH2O। अब हम ये कह सकते हैं या तो आप इनके सेपरेट मोल ज्ञात कर लो, फिर इनके क्या रख लो? डाटा रख लो, या यहां से आप सीधा ही एन की वैल्यू रख लो। क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि मोलिकुलर वेट वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो यहां से हम यदि सीधा मान रखेंगे तो सीधा मान रखेंगे तो क्या कहेंगे? मोलिकुलर वेट किसका? वेट किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2। और मोलिकुलर वेट भी किसका बेटा? एथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2। या फिर हम क्या कर सकते हैं? इनके मोल हम सेपरेट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने मोल निकाले, मैंने कहा कि मोल किसके निकाले भाई? मोल मैंने निकाले किसके बेटा? C2H6O2 के मोल निकाले। तो हमें मोलिकुलर वेट चाहिएगा। मोलिकुलर वेट किसका? C2H6O2 का कितना आएगा भाई? 2 इंटू 12 प्लस में 6 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 16। तो आपके पास आएगा 24 प्लस में 6 प्लस में 32 बराबर आ गया 62 ग्राम के आसपास। तो हम यहाँ क्या आ गए? 62 ग्राम आ जाएगा। अब यहां से हम मोल निकालेंगे भाई। मोल किसके निकालेंगे? हम कहेंगे कि मोल बराबर किसके मोल भाई? मोल एथिलीन ग्लाइकोल के। तो हम कहेंगे कि वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल जो आपको दे रखा है और उसका मोलिकुलर वेट। तो यहां से 20 अपॉन में 62। तो ये किसके बराबर आएगा? 20 अपॉन में 62। 20 अपॉन में 62 जो बराबर आएगा लगभग 0.06। तो ये आएगा लगभग 0.06 नहीं, 0.03। तो ये लगभग आएगा 0.03। तो ये बेटा आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये लगभग आएगा 20 डिवाइड करोगे आप 62 से तो पॉइंट लगाकर 0 तो लगभग जाएगा 3 बार। 3 बार जाएगा 6 से 18 186 के आसपास 14 फिर एक 0। तो ये जाएगा लगभग 2 बार 6 दूनी 12 और 124। फिर आपके पास लगभग वही 0.322 के आसपास जाएगा। तो ये आपका जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पर ये गया आपका 0 कितना गया बेटा? 0.322 के आसपास। ये किसके मोल आए? ये मोल आ गए आपके बेटा किसके? ये मोल आपके आ गए एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आ गए।
तो अब यहां से हम एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, तो मोल हम किसके निकाल रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लेना C2H6O2 के मोल निकालें। अब आपको N निकालना है, वापस मोल किसके निकाल लो, जल के, तो हम कहेंगे NH2O बराबर, या यहां भी हम लिख सकते हैं NC2H6O2 बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो NH2O बराबर वही बेटा मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो किसका मोलिकुलर वेट, वेट किसका, आपको जल का बेटा कितना दे रखा है, 80 ग्राम दे रखा है, क्योंकि हम विलयन कितना मान रहे हैं, 100 ग्राम। 100 ग्राम में क्या उपस्थित है, 20 ग्राम, तो क्या हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, तो कितना बचा 80 ग्राम। तो 80 अपॉन में आपका 18, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 80 अपॉन में 18, तो ये जाएगा 4 आपका जाएगा लगभग 4.444 के आसपास, लगभग 4.444 के आसपास जाएगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि जब आपने किसके मोल निकाले, आपने मोल निकाले किसके, वाटर के, तो आपके गया 4.444 के आसपास। अब आपके मोल निकल आए किसके, एथिलीन ग्लाइकोल के निकल आए, और साथ में किसके निकल आए, जल के निकल आए। अब आपको बताया कि मोलन्स किसके, एथिलीन ग्लाइकोल के, किस क्या होते हैं बेटा, घटक के मोल बटे कुल मोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल बटे कुल मोल किसके, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल और जल के मोल। तो हम यहां से XC2H6O2 बराबर कितने आए बेटा, 0.322 अपॉन में 0.322 प्लस में 4.444 के आस। तो अब इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4.444 0.322 6674 पॉइंट क्या आ गया बेटा, आपके पास आया XC2H6O2 बराबर 0.322 अपॉन में 4.766। यदि आप इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.068। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन है। तो आपको यदि वो कहे, आपको यदि वो कहे कि किसी भी, जैसे इसमें कहा है कि 20 ग्राम द्रव्यमान वाले विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल के मोलन्स कितने होंगे, तो आपके पास मोलन्स निकल के आए 0.068 मोलन्स निकल के आए। तो आपका सी ऑप्शन क्या है, सही है। यदि आपको जल के मोलन्स भी ज्ञात करवाए, तो जल के मोलन्स ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि XC2H6O2 प्लस में मोल भिन्न किसके, H2O बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहां से क्या कह सकते हैं, आपके पास इसके ज्ञात है, XH2O निकालना है, तो XH2O बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस XC2H6O2। तो यहां से 1 में से 0.068 घटाकर आप किसके मोलन्स निकाल सकते हैं, जल के मोलन्स भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, सी ऑप्शन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता। वैद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता, मतलब रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता। तो आपके पास वोल्टीय सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ईंधन सेल है, लेकिन जो आपके पास ऑप्शन फोटोवोल्टिक सेल है, फोटोवोल्टिक सेल का क्या काम है, फोटोवोल्टिक जो सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलता है बेटा, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसलिए आपका जो फोटोवोल्टिक सेल जो है वो कैसा सेल नहीं है, रासायनिक सेल नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल आपका रासायनिक सेल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वैद्युत अपघटनी चालकों से पूछा गया है। आपको कह रहा है कि वैद्युत अपघटनी चालकों की चालकता निम्नलिखित के कारण होती है। वैद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, गलित अवस्था में वैद्युत अपघटनी चालकों की चालकता आयनों के प्रवाह के कारण होती है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो आयनों के प्रवाह के कारण क्या हो रही है, वैद्युत अपघटनी चालकों में चालकता प्रदर्शित हो रही है। तो यहां से आपको कहे कि भाई इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण नहीं होती, क्योंकि हम कह रहे हैं किनकी गति के कारण होती है, आयनों के प्रवाह के कारण होती है। तो मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण भी नहीं होती,
और ये आपके पास ऑप्शन बी में कह रहा है कि किसके कारण, मूवमेंट्स ऑफ आयन, मतलब आयनों के प्रवाह के कारण क्या होती है, वैद्युत अपघटनी चालकों की चालकता प्रदर्शित होती है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा, आपके पास बी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काइनेटिक्स से पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आपको कह रहा है अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना कर दो। भाई अभिकर्मक की माना मेरे पास प्रारंभिक सांद्रता क्या है, आर नोट है, आर नोट को क्या कह रहा है भाई, दोगुना कर दो। क्या कर दो, दोगुना। तो करने पर इसकी टी हाफ आधी हो जाती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है कि भाई ऐसी कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यदि हम उसमें अभिकर्मकों की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना करें तो दोगुना करने पर टी हाफ क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो आपको टी हाफ के सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूले ज्ञात हैं। आपको सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए यदि मैं बात करूं तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी 50% बराबर क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता आर नोट अपॉन में 2 के। यदि हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर में तो आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन है वो टी हाफ की इंडिपेंडेंट होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर का लिखो चाहे मत लिखो फिर भी लिख देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है, टी 50 होता है आपका आपका होता है 0.693 अपॉन में के होता है। तो यहां से दिख भी रहा है कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंडिपेंडेंट होता है टी हाफ के, टी हाफ इंडिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन के या सांद्रता के। यदि हम सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टी 50। तो हम यहां से टी 50 बराबर लिखते हैं 1 अपॉन में आर नोट के, क्या लिखते हैं, टी हाफ सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए लिखते हैं हम, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते हैं और हम ये किसके लिए लिखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं। इन सभी के हमने क्या लिख दिए, टी हाफ रख दिए। अब सबसे पहले कह रहा है कि भाई प्रथम कोटि के लिए, तो प्रथम कोटि के लिए तो होगा ही नहीं क्योंकि इंडिपेंडेंट है। हम बात करेंगे किसके लिए, शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि का जो टी हाफ फॉर्मूला था ये रहा। तो हमने कहा टी 50 या टी हाफ बराबर प्रारंभिक सांद्रता आर नोट को क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है। तो मैंने यहां से क्या कह दिया, 2r नोट, या दुगना कर रहा है तो हमने लिख दिया ब्रैकेट में दुगना, टी 50 बराबर ब्रैकेट 2r नोट अपॉन में क्या लिख दिया बेटा, 2 के। तो 2 अपॉन में 2, क्या टी 50 दोगुना आधा हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की हमने बात करी, इंडिपेंडेंट है। सेकंड ऑर्डर की, जब अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि, देख लेते हैं। टी 50% बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में टी 50% बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में आर नोट इंटू के होता है। अब क्या कह रहा है कि टी 50 बराबर आपने प्रारंभिक सांद्रता, अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर नोट को क्या कर दिया बेटा, दोगुना कर दिया। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 आर नोट इंटू में के। तो 1 अपॉन 2 को क्या ले लिया बेटा हमने, एक बार इधर 1 अपॉन 2 इंटू में आर नोट के। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम किसी टी हाफ, किसका बेटा, सेकंड ऑर्डर के, हमने टी हाफ को 1 अपॉन आर नोट प्रारंभिक सांद्रता के जब हमने दुगना किया तो टी 50 कितना रह गया बेटा, टी 50 किसके बराबर आया, आधा के बराबर आया। किसके बराबर आया, हाफ के लिए। तो यही कह रहा है कि अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता को यदि दुगना करते हैं तो इसकी टी हाफ क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है बेटा, ये हमने ऑर्डर टी हाफ किसके लिए लिखा था, सेकंड ऑर्डर के लिए लिखा था। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा आ गया बेटा, सेकंड ऑर्डर आ गया। कौन सा आ गया, सेकंड ऑर्डर आ गया। अगला क्वेश्चन पर हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एस्टर का आपको दो मीडियम में जल अपघटन पूछ सकता है। चलो हम पहले इसी ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। एस्टर का अपना दो मीडियम में जल अपघटन पूछ सकता है। अभी क्षारीय मीडियम में पूछा है, वो कह दे कि अम्लीय मीडियम, एसिडिक मीडियम में, मतलब क्षारीय माध्यम में, अभी क्षारीय माध्यम में दे रखा है। यदि वो कह दे आपको कि भाई अम्लीय माध्यम में क्या होता है, क्षारीय माध्यम में क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले हम इस ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कोई एस्टर ले लो, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश कोई एस्टर है। इसका क्षारीय बेसिक मीडियम का मतलब मैंने कोई क्षार के साथ क्या करा दी बेटा, रिएक्शन करा दी। तो जैसे ही मैंने क्षार के साथ रिएक्शन कराई तो यहां से बेटा क्या, आर डैश, यहां से क्या बेटा Na प्लस OH माइनस। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, एक तो बाहर निकल जाएगा एल्कोहल
साथ में क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। देखो वैसे ऐसा कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कहा जाता है कि भाई वन स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलिकुलरिटी के बराबर होती है, आणविकता की क्या होती है, बराबर होती है। तो जब हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या वेग व्यंजक लिखेंगे तो हम यहाँ पर वेग व्यंजक क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई आर बराबर के, सांद्रता बेटा किसकी लिखेंगे, एस्टर की, आर सी डबल बॉन्ड ओ, या सीधा हम लिख दें आर बराबर आर सी ओ ओ आर डैश की घात कितनी है बेटा, एक, और यहां पर क्या लिख दें NaOH की सांद्रता घात कितनी है बेटा, एक। और कोटि में आपको पता है कि वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग क्या कहलाता है, उसकी कोटि कहलाता है। तो बेसिक मीडियम में जब हम बात करते हैं तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आता है, 1 और 1 कितना हो गया बेटा, 1 और 1 हो गया बेटा है 2। तो बेसिक मीडियम में तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यदि एसिडिक मीडियम में हम बात करते हैं तो एसिडिक मीडियम में बात कर लो, जैसे ही आपने एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया कराई तो ये मैंने कोई एस्टर लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, एस्टर का मैंने बेस से एसिडिक मीडियम मतलब H प्लस, तो जल की साथ अभिक्रिया कराई तो वही बेटा आर ओ एच माइनस एच प्लस, तो यहां से क्या हुआ बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस में कोई एल्कोहल आर ओ एच। अब आप जब इसका वेग व्यंजक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे के, सॉरी आप क्या लिखेंगे, आर बराबर क्या लिखेंगे, आर बराबर के एस्टर आर सी ओ ओ आर डैश 1, और यहां पर क्या लिखेंगे H2O का 0, क्योंकि जल की सांद्रता बहुत अधिक होने के कारण इसका जो सक्रिय घात क्या लेंगे बेटा, 0 लेंगे। तो यदि आपसे कहे कि बेसिक मीडियम में आपका जल अपघटन हो रहा है एस्टर का, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन यदि एसिडिक मीडियम में वो पूछे तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब आपसे इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत है। अब आपको ये भी बता रखा है कि C2H4 मतलब C2H4 क्या होता है, एथीन। एथीन में आप H2 का एडिशन करा रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एथेन बना रहे हैं। इसका मतलब एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण है, और एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कौन सी अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कौन सी अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे 2HiAu की उपस्थिति में क्या बेटा, H2 और I2, मैंने उदाहरण आपको करा भी रखे हैं और एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये जो अभिक्रिया होती है, जैसे अमोनिया का विघटन दे रखा है या 2HiAu की उपस्थिति में H2I2 में विघटन हो रहा है, ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन बेटा, आपको है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपसे पूछी कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है, इससे तो कौन ज्ञात नहीं है बेटा, मैग्नीज जो है, मैग्नीज है वो कौन सा विन्यास रखता है, मैग्नीज D5 3D5 4s2 विन्यास रखता है। 3D5 4s2 विन्यास का मतलब है कि यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो कौन सा विन्यास धारण कर सकता है, ऑर्गन विन्यास धारण कर सकता है। तो मैग्नीज जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कौन सा विन्यास धारण कर लेता है, ऑर्गन विन्यास धारण कर लेता है। 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण मैग्नीज क्या बनाता है बेटा, +7 का निर्माण करता है। और हम जानते हैं कि मैग्नीज है वो संक्रमण तत्वों में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +7। तो मैग्नीज आपका ऑप्शन क्या है, सही है। कौन सा सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कौन करता है बेटा, मैग्नीज करता है। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, आपको कह रहा है कोऑर्डिनेशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि एम कोई धातु है, एम क्या है, मेटल है, मेटल एथिलीन डाई एमीन का होल ट्वाइस C2O4, ये तो होता है बाइडेंटिक लिगेंड, और ये भी कैसा लिगेंड है, बाइडेंटिक लिगेंड है। तो एथिलीन डाइएमीन और ऑक्सीलेटो दो आपको क्या दे रखे हैं, बाइडेंटिक लिगेंड दे रखे हैं। संकुल Cl में M की उप सहसंयोजक संख्या और ऑक्सीकरण संख्या का योग बताओ।
ये अच्छा सवाल, क्योंकि या तो आपसे पूछता कि भाई इसके एम की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, या आपको क्या कहता कि एम की उप सहसंयोजक संख्या बताओ। तो हम सबसे पहले संकुल लेंगे और एक एक दोनों चीजों को अलग अलग से देखेंगे। हमने संकुल लिया, हमारे पास संकुल कौन सा है, एम ई एन का होल ट्वाइस C2O4 Cl। सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, एथिलीन डाइएमीन की बात करेंगे, CH2NH2 CH2NH2 CH2NH2। एथिलीन डाइएमीन में जब हम बात करते हैं तो एथिलीन डाइएमीन में दाता परमाणु कौन होता है बेटा, नाइट्रोजन। यहां भी दाता परमाणु कौन होता है, नाइट्रोजन। इन दोनों नाइट्रोजन पर आवेश कितना है, चार्ज कितना है, 0 0 है। कितना है, 0 0 है। अच्छा, ऑक्सीलेटों में दो दाता परमाणु होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन। दोनों पर -1 इसके कारण टोटल चार्ज कितना होता है, -2 होता है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक की बात करेंगे। मेटल का याद करना है, हमने कहा एक्स, कितने ईएन है, 2 है, एक पर कितना चार्ज है, 0। प्लस में ऑक्सीलेटो कितना है बेटा, 1 है, -2 चार्ज होता है। प्लस में सीएल कितना है बेटा, 1 है, -1 चार्ज होता है, बराबर में क्या लिख दिया, 0। तो एक्स ये क्या हो गया बेटा, 0, ये क्या हो गया, -1, ये क्या हो गया, -1। एक्स -2 -1 बराबर क्या हो गया, 0। तो एक्स बराबर कितना निकल के आया बेटा, +3 निकल के आया। क्या निकल के आया, +3। तो यहां पर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई है, +3 निकल के आई है। अब हम बात करें कि उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, धातु के द्वारा या लिगेंडो के द्वारा धातु के साथ बनाए गए बंधों की संख्या या जुड़े हुए लिगेंडो की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो यहां पर ये दो बाइडेंटिक लिगेंड है, ये भी क्या है, बाइडेंटिक लिगेंड है। तो दो कितने टोटल बॉन्ड, कितने ईएन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4 बनाएगा। C2O4 कितने बनाएगा बेटा, आपके 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या की बात करें तो कितनी है बेटा, इसकी है 6। तो 6, 6 प्लस में 3 कितना आ गया बेटा, 9 आंसर जाएगा आपका। टोटल आंसर कितना जाएगा, 9 जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो आपका सही है कि उप सहसंयोजक संख्या और ऑक्सीकरण संख्या का योग इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 9 होगा। ठीक है। यदि हम बात करें तो ये रहा एम धातु, EN C2O4। तो टोटल मेटल ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा, आपका 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो आपके पास कितनी आई है, 6 आई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक CH3CHCl2 का सही नाम है। CH2Cl2 का सही नाम है। सबसे पहले हम बात करेंगे CH3CHCl2 की। CH3CHCl2 की जब हमने बात करी तो हमने देखा एक ही कार्बन पर क्या उपस्थित है, 2 क्लोरीन उपस्थित है। अच्छा, ये डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है। डाई हैलाइड हमने देखे कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। जेम डाई हैलाइड होते हैं, विस डाई हैलाइड होते हैं और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होते हैं। जब हमने जेम डाई हैलाइडों की बात करी, जब हमने जेम डाई हैलाइडों की बात करी तो एक ही कार्बन पर 2 क्या लगे होते हैं बेटा, हैलोजन। जब हमने विस डाई हैलाइड की बात करी तो विस डाई हैलाइड में अलग अलग निकटवर्ती कार्बन या जो एकदम पास कार्बन वाले उन पर क्या लगा होता है, 2 हैलोजन लगे होते हैं। और अल्फा ओमेगल कहाँ होते हैं बेटा, जो टर्मिनल या जो टर्मिनल जो होते हैं किनारे वाले जो कार्बन होते हैं उन पे क्या लगे होंगे, 2 हैलोजन लगे होंगे। तो जेम डाई हैलाइड ये कौन सा उदाहरण है बेटा, जेम डाई हैलाइड का उदाहरण है CH3CHClCl। कौन सा उदाहरण है, जेम डाई हैलाइडों का CH3CHClCl का उदाहरण है। अब इसका हम दोनों नाम लिख के देख लेते हैं, आयुपैक का भी देख लेते हैं, IUPAC का भी देख लेते हैं, और हम नाम देख लेते हैं किसका, नॉर्मल या सामान्य नाम इनका कैसे लिखा जाता है। यदि हम IUPAC नाम लिखेंगे तो हम कहेंगे कि भाई 1 2, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन लिखेंगे
तो 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है बेटा, सॉरी मिथाइल नहीं है, Cl है, क्या है, Cl है। तो 1,1 डाई क्लोरो, Cl को सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, हेलो, हेलो मतलब क्लोरो, दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन कौन सा होता है बेटा, एथेन, तो इसका 1,1 डाई क्लोरो एथेन, IUPAC नाम हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ, तो सबसे पहले कह रहा है कि 1,2 डाई क्लोरो एथेन, क्या ये 1,2 डाई क्लोरो एथेन है, नहीं है, ये क्या है, 1,1 डाई क्लोरो एथेन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एथिलीन डाई क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन क्या होता है भाई, CH2CH2, एथिलीन, डाई क्लोराइड मतलब ClCl, क्या ये एथिलीन डाई क्लोराइड है, नहीं बेटा, ये एथिलीन डाई क्लोराइड भी नहीं है। विसिनल डाई क्लोराइड, विसिनल डाई क्लोराइड वो डाई हैलाइड होते हैं जिनमें हेलोजन क्या हो बेटा, अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हैं, तो क्या ये विसिनल डाई क्लोराइड है, नहीं है बेटा। अब इनका जो जेमडाई हैलाइड होता है उनका सामान्य नाम लिखते हैं एल्किलिडीन हैलाइड, तो यहां पर देखो एथाइलिडीन क्लोराइड, तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, इनके लिए सही है। तो CH3 CHCl2, IUPAC नाम तो हम क्या लिखेंगे, 1,1 डाई क्लोरो एथेन, और यदि हम इसका क्या लिखना चाहें सामान्य नाम, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, इथाइलिडीन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि HCl के साथ प्राथमिक अल्कोहल की क्लोरो एल्केन प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक होता है, अल्कोहल कौन सा बेटा, प्राथमिक अल्कोहल, मैंने कोई प्राथमिक अल्कोहल ले लिया, जैसे मैंने लिया कि CH3 CH2OH, या फिर सीधा ROH ले लेते हैं, मैंने कोई 1 डिग्री का प्राथमिक अल्कोहल लिया, ROH, ROH की अभिक्रिया मैं किससे करा रहा हूं बेटा, HCl के साथ करा रहा हूं, ROH की अभिक्रिया HCl से करवा रहा है, और क्लोरो एल्केन प्रतिक्रिया बना रहा है, क्लोरो एल्केन मतलब RCl बना रहा है, और RCl के निर्माण के दौरान आपको क्या कह रहा है कि उत्प्रेरक होगा, इस प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक होगा। सबसे पहले मैंने आपको ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा अभिक्रिया बताइए, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है कि कंसंट्रेट या सांद्रित HCl प्लस में ड्राई ZnCl2 से यदि हम अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड, या तो हम इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है, या फिर एल्किल हैलाइड, या फिर हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में क्या हो गया बेटा, Cl है, तो Cl क्या प्राप्त हो गया, क्लोरो एल्केन, क्या प्राप्त हो गया, क्लोरो एल्केन। तो इस अभिक्रिया में आपको अभिकर्मक, जब मैंने बताया कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं, ल्यूकास रिएजेंट से कराते हैं, ल्यूकास रिएजेंट क्या हो गया, HCl प्लस में ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपके पास एल्किल हैलाइड में कौन सा बेटा, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड। अब ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आपके पास निर्जल ZnCl2 या ड्राई ZnCl2 या एनहाइड्रस ZnCl2 जो है वो इस अभिक्रिया के लिए किसका बेटा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो आपके पास ऑप्शन सी है वो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन है सैलिसैलिक अम्ल से एसिटिलीकरण से बनने वाला यौगिक है, सैलिसैलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से बनने वाला यौगिक है। सैलिसैलिक अम्ल क्या होता है, सैलिसैलिक अम्ल होता है, ये सैलिसैलिक अम्ल रहा OH C डबल बॉन्ड OOH, ये सैलिसैलिक अम्ल है। अब सैलिसैलिक अम्ल की क्रिया करवा रहा है, सैलिसैलिक अम्ल की क्रिया किससे करवा रहा है भाई, सैलिसैलिक अम्ल की क्रिया करवा रहा है आपको किससे, एसिटिलीकरण करा रहा है, सैलिसैलिक अम्ल का क्या करा रहा है बेटा, एसिटिलीकरण करा रहा है। एसिटिलीकरण मतलब किससे अभिक्रिया करा दो, एसिटिक एनहाइड्रस से अभिक्रिया करा दो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, जैसे आपने क्रिया कराई माइनस प्लस, यहां से H प्लस ऑक्सीजन माइनस, तो बनने वाला आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बना आपके पास ऑक्सीजन माइनस था, ऑक्सीजन माइनस के पास कौन आया, C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये आपका क्या कहलाता है? एस्प्रिन कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्प्रिन कहलाता है। तो जब आप सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया या सैलिसिलिक एसिड का क्या कराते हैं? एसिटिलीकरण कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्रस से अभिक्रिया कराते हैं, तो आपके पास बनने वाला उत्पाद क्या होता है? एस्प्रिन होता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा हम पढ़ते हैं कि एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? तो ये आपके पास एस्प्रिन बन गया। तो एस्प्रिन को यदि आपने खाली पेट ले लिया ना, तो उसका हाइड्रो जल अपघटन हो जाएगा, जल अपघटित हो जाएगी एस्प्रिन। जल अपघटित मतलब किससे क्रिया कर लेगी? जल से क्रिया कर लेगी। जैसे ही जल से क्रिया करी तो माइनस प्लस वो ही, तो यहां पर उत्पाद क्या है? आपके पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या जाएगा? वो ही वापस क्या जाएगा? सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा। क्या जाएगा? सैलिसिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। अब सैलिसिलिक अम्ल जो होता है वो अमाशय की दीवार को हानि पहुंचाता है। क्या कराता है? अमाशय की दीवार को क्या पहुंचाता है बेटा? हानि पहुंचाता है। इसलिए कहा जाता है एस्प्रिन को कभी भी भूखे पेट या खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भूखे पेट लेते हैं, इसका क्या हो गया? जल अपघटन हो गया, और जल अपघटन होते ही इसका निर्माण, किसका निर्माण हुआ? सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हुआ। और सैलिसिलिक अम्ल क्या करता है बेटा? आपकी अमाशय की भित्ति को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा इस क्वेश्चन में? आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन में जाएगा, जैसे ही आपने सैलिसिलिक, कौन सा शब्द है? सैलिसिलिक अम्ल का एसिटिलीकरण कराया, तो किसका निर्माण होता है? एस्प्रिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अच्छे क्वेश्चन है बेटा, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है और अच्छे क्वेश्चन है। फिनोल को सांद्र HNO3 H2SO4 मिश्रण से उपचारित करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? अभिक्रिया देखो, आपको समझाई भी थी, आगे भी देखते हैं। आपको क्या कह रहा है? आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि फिनोल को सांद्र HNO3 मतलब कंसंट्रेट, ये आपको फिनोल लिया, फिनोल क्या होता है? ये फिनोल लिया, फिनोल को कंसंट्रेट HNO3 व कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्या कर रहा है बेटा? उपचारित कर रहा है। तो कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? OH NO2, किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर रहा है? उपचारित कर रहा है। जैसे उपचारित किया, कितने मॉलिक्यूल बेटा? 3। तो यहां से किसका निर्माण होता है? ये बड़ी फेमस अभिक्रिया है, पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पिक्रिक अम्ल बोल दो, NO2 NO2 या NO2, क्या बोलते बेटा? या तो क्या बनता है? पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? पिक्रिक एसिड। या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है। क्या बनता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। या तो क्या बन गया? हम बोल सकते हैं कि पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। आपको स्ट्रक्चर बना के ना देगा तो क्या दे देगा? नाम दे देगा। और नाम नहीं दिया तो क्या बना के देगा? स्ट्रक्चर बना के देगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी ऑप्शन है, जो क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है। ठीक है, जिसको हम पिक्रिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन नहीं जानता भाई? एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल HCOOH है। अच्छा, इसका सामान्य नाम क्या होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड कहें या IUPAC नाम लिखेंगे तो वही एल्केन प्लस में ओइक, एल्केनोइक हो जाएगा। एल्केनोइक क्या होगा बेटा? ये कार्बन का है तो क्या हो जाएगा बेटा?
मैथेनोइक क्या हो जाएगा, मैथेनोइक एसिड। और क्वेश्चन में भी आपको क्या कह रहा है कि एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक कार्बन युक्त परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। इजी था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, शानदार क्वेश्चन है बेटा। दालचीनी से प्राप्त कौन सा यौगिक रुचिकर सुगंध वाला या सगुंध वाला होता है या रुचिकर गंध देता है। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल और जो एल्डिहाइड है ना, वो सजीवों से पेड़ पौधों से पाए जाते हैं और सजीवों में पेड़ पौधों में रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। पर इनमें सुगंधित जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये सुगंधित होते हैं, सुगंधित पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आपको पिछले साल अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो पिछले साल बोर्ड में एक सवाल पूछा गया था। आपको कहा था कि मीडो स्वीट्स से पूछा गया था कि मीडो स्वीट्स की जड़ों में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है। तो कौन सा होता है बेटा, वहां हमने कहा था कि सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है। अब आपको क्या कह रहा है कि दाल चीनी से, उसी के ब्रैकेट में साइड में लिखा हुआ है कि दाल चीनी से कौन सा यौगिक रुचिकर सुगंध देता है बेटा, सिनेमैल्डिहाइड जो है वो दाल चीनी से क्या देता है बेटा, सुगंधित या रुचिकर सुगंध देता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सिनेमैल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये एनसीईआरटी से था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और एनसीईआरटी की रीडिंग करना भी जरूरी है। एक एक क्वेश्चन को, एक एक लाइन को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि कीटोन तब बनते हैं। भाई कीटोन दो ही कंडीशन में कीटोन बहुत सारी कंडीशंस में बन सकते हैं, पर कीटोन यदि आप अल्कोहल का क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। अल्कोहल का ऑक्सीकरण, और अल्कोहल का ऑक्सीकरण भी कितने डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल का क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। तो आपके पास कीटोन प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो हमने कहा कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। तो प्राथमिक अल्कोहल का यदि ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनता है, फिर उसका ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। हमने यही पढ़ा है कि प्राथमिक अल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या बनता है बेटा, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। यदि 2 डिग्री के अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण कराते हैं, कोई 2 डिग्री का अल्कोहल है CHROH, और इसका आप क्या करा रहे हैं बेटा, ऑक्सीकरण करा रहे हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कीटोन। आपको ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये दे रखा है कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनता है, फिर उसके बाद ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। परंतु द्वितीयक अल्कोहल का यदि ऑक्सीकरण होता है तो किसका निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है। तृतीयक अल्कोहल का यदि वी हाइड्रोजनीकरण मतलब H2 का निष्कासन होता है तो H2 का निष्कासन तृतीयक अल्कोहल का होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास CH3, मैंने कहा कि मेरे पास CH3 C CH2HOH CH3 है, और यदि इसका मैं वी हाइड्रोजनीकरण करा रहा हूं, वी हाइड्रोजनीकरण कॉपर 573 केल्विन ताप पे करा रहा हूं, तो यहां से किसका निष्कासन होता है, H2O का निष्कासन होता है, और बनने वाला उत्पाद CH3 C CH2 CH3 2 मेथिल 1 प्रोपीन या 2 मेथिल प्रोप 1 इन का निर्माण होता है। और यहां से तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराने पे क्या आपके पास कीटोन प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, आपके पास एल्कीन प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। प्राथमिक अल्कोहल का यदि विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दो या द्वितीयक अल्कोहल का क्या करा दो बेटा, आप हाइड्रोजनीकरण करा दो, तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास क्या प्राप्त होता है, एल्डी कीटोन प्राप्त होता है। और आपसे पूछ भी रहा है कि कीटोन कब बनते हैं, कब बनते हैं, जब द्वितीयक अल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि एमीन से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछा है, एमीन से पूछा है।
अब एमीन से क्षारकता बेसिसिटी से क्वेश्चन पूछा है, और बेसिसिटी से क्वेश्चन दो प्रकार से बना सकता है। एक तो वो आपको कहेगा कि गैसीय अवस्था में बताओ, एक आपको कहेगा कि जलीय या एक्वस मीडियम में आप एमिनो की क्षारकता का क्रम बताओ। तो हम जानते हैं कि यदि एमिनो की क्षारकता का क्रम पूछता है, अब आपको क्या कह दिया बेटा, जलीय विलयन में कह दिया। किसमें कह दिया बेटा, जलीय विलयन में। जलीय विलयन में एमिनो की क्षारकता के हमने दो क्रम पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है कि यदि कौन सा समूह लगा हो, CH3 समूह लगा हो NH2 के साथ, यदि कौन सा समूह लगा हो, C2H5 समूह लगा हो, किसके साथ, एमीन NH2 के साथ, तो इन दोनों के लिए एमिनो की क्षारकता का क्रम अलग अलग होता है। इसके लिए तो कितना होता है बेटा, इसके लिए होता है 21-30, कितना होता है 21-30, और इसके लिए कितना होता है बेटा 23-10, ये क्रम होता है। मतलब 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 0 डिग्री। अब आपके पास कौन सा समूह लगा हुआ है, CH3 समूह लगा हुआ है। CH3 समूह के लिए एमिनो की जलीय विलयन में क्षारकता का क्रम क्या होता है, 21-30 होता है। सबसे अधिक कौन होता है बेटा, 2 डिग्री का होता है। तो उसके बाद कौन होता है, 1 डिग्री का होता है। फिर कौन होता है बेटा, 3 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, CH3, ये 3 डिग्री का जलीय विलयन में CH3 के साथ नहीं होता है, ये ऑप्शन तो क्या है, गलत है। ये ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। लेकिन जब हमने इसकी बात करी, सबसे पहले कितने डिग्री का दे रखा है, 2 डिग्री का आपको एमीन दे रखा है। फिर कौन दे रखा है बेटा, 1 डिग्री का आपको एमीन दे रखा है। और सबसे लास्ट में कौन दे रखा है बेटा, 3 डिग्री का कोई आपको एमीन दे रखा है। तो पहला ऑप्शन वो आपका जलीय विलयन में मैथिल प्रतिस्थापी एमिनो की क्षारीय प्रबलता का क्रम होगा। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री। फिर कौन होगा बेटा, फिर होगा 1 डिग्री। फिर कौन होगा बेटा, 3 डिग्री का होगा। यदि C2H5 प्रतिस्थापी होता, एथिल प्रतिस्थापी होता, तो ये क्रम बदल जाता और कैसे हो जाता, सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर बेटा 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री। दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना।